नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्या राज्य सरकार को औद्योगिक शराब उत्पाद अर्थात इंडस्ट्रियल अल्कोहल प्रोडक्ट के ऊपर शुल्क लगाने का अधिकार है? इस मामले को लेकर मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। यह विवाद काफी लंबे समय से है और सुप्रीम कोर्ट में पहले भी इस मामले को ले जाया गया था। वर्तमान हालत के परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे, इस पूरे घटनाक्रम को समझेंगे कि केंद्र और राज्य इस मसले पर कैसे उलझे हुए हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं आज का सफर। औद्योगिक शराब पर लगेगा शुल्क, कौन लगा सकता है शुल्क, केंद्र या राज्य? इस मामले को लेकर दोनों के बीच में जो गुत्थी उलझी है उसको सुलझाने की कोशिश कर रहा है शीर्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। इस खबर को हम कवर करेंगे। सबसे पहले खबर को देखने के बाद चर्चा में क्यों है इस बात को समझेंगे। क्या है मौजूदा मामला, इस पूरे मौजूदा मामले की तफ्तीश करेंगे। क्या सुप्रीम कोर्ट में पहले भी हो चुका है विचार, इस पर भी देखेंगे। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में कैसे पहुंचा ये मामला, इसके पूरे इतिहास को समझेंगे और साथ ही क्या है राज्यों का तर्क, राज्य क्या कह रहे हैं उस बात को भी समझेंगे। अंत में हम अभ्यास प्रश्न की ओर चलेंगे जिसकी जिम्मेदारी हमेशा की तरह आपकी होगी। कमेंट बॉक्स में उम्मीद होगी कि आप इसका सही और सटीक जवाब देंगे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र 2 के लिहाज से संदर्भ महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि प्रत्यक्ष रूप से हमारी जानकारी आप तक पहुंच सके। बात खबर की करेंगे। खबर द इंडियन एक्सप्रेस की है। बिफोर एससीज 9 जज बेंच क्वेश्चन ऑफ वेदर स्टेट कैन लेवी एक्साइज ड्यूटी ऑन इंडस्ट्रियल एल्कोहल। तो जो औद्योगिक शराब की बात यहां की जा रही है, तो औद्योगिक शराब के ऊपर क्या राज्य सरकार शुल्क लगा सकती है, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई इसकी चल रही है। 9 जजों की जो बेंच है उसके अधीन। अब यह मामला चर्चा में क्यों है? दरअसल मामला औद्योगिक शराब से संबंधित है। इसके विनियमन और इस पर कर लगाने की शक्ति को लेकर केंद्र और राज्य के बीच में यह गुत्थी उलझी हुई है। केंद्र का कहना है कि उस पर केंद्र का अधिकार है, साथ ही राज्यों के माध्यम से अपने पक्ष में कुछ तर्क प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो क्या राज्यों के पास इसकी शक्ति है या केंद्र के पास? इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच को निर्णय देना है, इसलिए पूरा का पूरा यह मामला चर्चा में बना हुआ है। आइए अब समझते हैं क्या है पूरा मौजूदा मामला। दरअसल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नेतृत्व में जिस बेंच का गठन किया गया है उसमें सुनवाई चल रही है। और क्या राज्य सरकारों के पास औद्योगिक शराब, यहां ध्यान दीजिएगा, औद्योगिक शराब की बात हो रही है। यह कहा जा रहा है कि उसकी बिक्री, उसका वितरण, उसका मूल्य निर्धारण और अन्य कारकों को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का अधिकार जो है वो केंद्र के पास होगा या राज्य के पास होगा। इस मामले को लेकर चर्चा चल रही है। दरअसल आप जानते हैं कि जो शराब होता है वो किसी भी राज्य के लिए एक्साइज ड्यूटी के लिए राज्य के राजस्व का एक प्रमुख घटक होता है, अर्थात राज्य की आमदनी में सहायक होता है। इसलिए कई बार आप देखते हैं कि शराबों के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है उसमें कई बार एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी उस पर लगा दी जाती है जिससे कि उनको अधिकाधिक लाभ हो सके। हाल ही में 2023 में कर्नाटक में ऐसा देखने को मिला था। एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो थी वो 20% तक लगा दी गई थी। अब शराब से तो एडिशनल एक्साइज ड्यूटी के माध्यम से इनको लाभ होता है, लेकिन बात यहां हो रही है औद्योगिक शराब अर्थात इंडस्ट्रियल अल्कोहल पर। क्या यह अधिकार राज्यों को प्राप्त है? तो इसी मामले को समझना है। यहां बात औद्योगिक शराब की चल रही है। अब इसके बिक्री, वितरण और साथ ही साथ अन्य कारकों का, इसके संबंध में जो मूल्य निर्धारण है उसके रेगुलेशन का, उसको कंट्रोल करने का अधिकार किसके पास है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट निर्णय अब देगा। अब यहां पर कुछ बातें हैं जिसको देखना आवश्यक है। दरअसल जो 7वीं अनुसूची है, जो 7th शेड्यूल है, उसमें आप जानते हैं कि तीनों अनुसूचियों का, उसमें 7वीं अनुसूची जो है उसमें तीनों सूचियां दी गई हैं, राज्य सूची, समवर्ती सूची और केंद्र सूची। तो इसमें जो राज्य सूची है उसकी प्रविष्टि 8 कहती है कि जो नशीली शराब होती है, उस नशीली शराब का जो प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा, चाहे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसका निर्माण होगा, चाहे उस पर अधिकार की बात होगी, चाहे परिवहन की बात होगी या उसके खरीद और बिक्री की बात होगी, तो इन सारी कंडीशंस में जो अधिकार होगा, वो अधिकार, इस पर कानून बनाने की जो शक्ति होगी वो किसके पास होगी? वो राज्य सूची के पास होगी। तो प्रविष्टि 8 कहती है कि इस पर, अर्थात नशीली शराब के ऊपर इस प्रकार की कोई भी गतिविधि अगर होगी, चाहे उसका उत्पादन करना हो, निर्माण, कब्जा, परिवहन, खरीद बिक्री करनी हो, तो उस पर राज्य का अधिकार होगा। साथ ही संघ सूची की प्रविष्टि 52, प्रविष्टि 52 कहती है कि, और साथ ही साथ समवर्ती सूची की प्रविष्टि 33 कहती है कि
उसमें क्या है, उसमें ऐसे उद्योगों का उल्लेख किया गया है जिनका नियंत्रण, मतलब जिनको कंट्रोल करना अगर राज्य के हित में हो, लोगों के हित में हो, तो उसके लिए कानून के माध्यम से, संसद के माध्यम से, कानून के द्वारा सार्वजनिक हित को देखते हुए इस प्रकार की चीजों पर संघ सूची में प्रविष्टि 52 और समवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 इसको रेगुलेट करने का अधिकार रखते हैं। तो ये तो बात हो गई इन तीनों सूचियों के अंतर्गत तीनों को प्राप्त अधिकारों की। आपको पता है कि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार होता है, तो इसमें दोनों के द्वारा कानून का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा राज्य के द्वारा जो केंद्र के कानूनों का उल्लंघन कर दे। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है कि केंद्र द्वारा बनाए गए कानूनों के प्रतिकूल न हो राज्य द्वारा बनाए गए कानून। अब देखिए इंडस्ट्रियल अल्कोहल की यहां जहां तक बात है, ये बात तो सामान्य जो शराब है, नशीली शराब है, उसके संदर्भ में ये बात थी, लेकिन जब बात नशीली शराब से इतर, जब बात इंडस्ट्रियल हम अल्कोहल की करेंगे, अर्थात यहां पर इसकी बात जब हम करेंगे, औद्योगिक शराब की बात करेंगे, तो इसके लिए एक अधिनियम बना था। इसके लिए इंडस्ट्रीज अल्कोहल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 बना था, जिसको IDRA कहते हैं। यह औद्योगिक अल्कोहल को सूचीबद्ध करता है, अर्थात इसमें केंद्र को विशेषाधिकार मिलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अब सवाल यहां यह उठता है, प्रश्न यह उठता है कि क्या राज्य औद्योगिक शराब को भी विनियमित कर सकते हैं? नशीली शराब के संबंध में तो उनको, जैसा कि आपने देखा, पीछे अधिकार मिला हुआ था, लेकिन अब क्या औद्योगिक शराब को विनियमित करने के संबंध में उनको अधिकार है? और क्या केंद्र इस विषय पर विशेष नियंत्रण रखता है? इन दोनों बातों को लेकर ही मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि क्या केंद्र को अधिकार है, औद्योगिक शराब के ऊपर विशेषाधिकार है, या राज्य को है। तो इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट करेगी। लेकिन आपको बता दें कि क्या सुप्रीम कोर्ट में पहले भी हो चुका है इस मसले पर विचार। तो सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल इस मामले को लेके पहले भी जाया जा चुका है। ये मामला पुराना है, आप देखेंगे 1989 में एक मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास, जिसमें कि सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश मामले, इस नाम से इस मामले को जाना जाता है। इसमें क्या हुआ था इसको देख लीजिए। ये 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने इसकी सुनवाई की थी और इस मामले में यह देखा गया, यह निर्णय दिया गया कि जो राज्य की प्रविष्टि 8 है उसके अनुसार यह पाया गया कि राज्य को जरूर नशीली जो शराब है उसके संबंध में उसको रेगुलेट करने का अधिकार मिला हुआ है, लेकिन राज्य की यह शक्ति नशीली शराब तक ही सीमित है। बात जब औद्योगिक शराब की आएगी, इंडस्ट्रियल अल्कोहल की आएगी, तो ऐसी कंडीशन में उस पर लेवी हो या टैक्स हो, ये कोई भी लगाने का अधिकार जो है वो केवल केंद्र के पास होगा। ये सुप्रीम कोर्ट में 1989 में सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड बनाम उत्तर प्रदेश के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इससे पहले भी एक जजमेंट दिया गया था, उस जजमेंट को इस जजमेंट में इग्नोर किया गया, इसलिए बाद में यह विवाद और बढ़ता है और इससे पुराने वाले जजमेंट को आधार बनाकर अब स्टेट अपनी बात रखता है। तो अब नजर डालते हैं इससे पहले का जजमेंट क्या था। तो दरअसल तो यह पुराना मामला था चौधरी टिक्का राम जी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1956। इसमें क्या हुआ था कि 5 न्यायाधीशों की जो पीठ थी उसने शुगर केन से संबंधित एक निर्णय दिया था और इस निर्णय के माध्यम से यह कहा गया कि जो आपूर्ति है और खरीद है उसको विनियमित करने के लिए यूपी में एक अधिनियम, एक कानून बनाया गया था। अर्थात राज्य सरकार के द्वारा शुगर केन से संबंधित, इसकी खरीद बिक्री से संबंधित एक कानून बनाया गया था, उसको अधिनियमित किया गया था और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया इसको चुनौती दी गई। इसको चुनौती किस आधार पर दी गई? तो यह कहा गया, कुछ लोगों ने जिन्होंने इस कानून को चुनौती दी उनका यह कहना था कि जो IDRA की धारा 18G है, अर्थात जिस इंडस्ट्रियल अल्कोहल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951 की धारा 18G के आधार पर बात हो रही थी, उस अधिनियम का यह कहीं ना कहीं उल्लंघन है, यह अधिनियम उल्लंघन है। इस आधार पर स्टेट ऑफ यूपी को चैलेंज किया गया था, अर्थात उत्तर प्रदेश के इस अधिनियम को चुनौती दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, फेवर में दिया निर्णय स्टेट ऑफ यूपी के, और यहां पर यह कहा गया कि स्टेट ऑफ यूपी के द्वारा जो अधिनियम बनाया गया है वो बिल्कुल ठीक है। तो अब यह कहा जा रहा है कि जो स्टेट ऑफ यूपी के फेवर में 1956 में ये जो निर्णय आया है, इसको 89 वाले जो जजमेंट है उसमें ध्यान नहीं दिया गया था।
इसमें यह जरूर तर्क दिया गया था कि केंद्र के पास चीनी उद्योग के विनियमन पर विशेष अधिकार क्षेत्र का उल्लंघन किया जा रहा है, लेकिन इसको कोर्ट ने नहीं माना था और कोर्ट ने सरकार के पक्ष में निर्णय दिया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम को बरकरार रखा था। अब स्टेट इसी जजमेंट को लेकर अपना पक्ष रख रहा है। अब मामला कैसे पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में, इस पर एक नजर डालते हैं। तो दरअसल 1999 में यूपी सरकार ने एक अधिसूचना जारी की। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना क्या जारी की कि यूपी उत्पाद शुल्क अधिनियम 1910 के तहत इसने क्या किया कि इसने 15% का शुल्क लगा दिया उन लोगों के ऊपर जो लोग लाइसेंस धारक थे और अल्कोहल चाहे डायरेक्ट या गाड़ियों में सॉल्वेंट के रूप में भरने के लिए बेच रहे थे, बिक्री कर रहे थे। तो ऐसे में 15% का शुल्क लगा दिया गया यूपी सरकार के द्वारा, यूपी गवर्नमेंट के द्वारा। 1999 में यह मामला, इस अधिसूचना को 15% शुल्क के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया। अब मोटर तेल और डीजल वितरक के द्वारा इसको चुनौती दे दी गई और यह कहा गया कि जो IDRA की धारा 18G है उसके अनुसार औद्योगिक अल्कोहल के ऊपर केंद्र को विशेषाधिकार है, तो राज्य के द्वारा ये जो कदम उठाया जा रहा है ये बिल्कुल गलत है। इसको चुनौती दी गई और इसको चुनौती दी गई तो मामला पहुंचा हाईकोर्ट में और फरवरी 2004 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई की और 1999 की अधिसूचना को तुरंत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। उसने ये कहा कि राज्य विधायिका को केवल पीने योग्य शराब अर्थात जो ड्रिंकेबल अल्कोहल है उस पर ही इस प्रकार का विशेषाधिकार है, वो उसको विनियमित कर सकती है, उसको नियंत्रित कर सकती है या अन्य पहलुओं को रेगुलेट कर सकती है, लेकिन जो डीनेचर्ड स्पिरिट है उसके संबंध में उसको ये शक्ति नहीं मिलती है। डीनेचर्ड स्पिरिट का मतलब कि जिसमें नेचुरल जो नहीं हो, जो जिसको बाद में जिसमें किसी भी प्रकार की विकृति लाई जाती है, कोई प्रोसेसिंग की जाती है, तो उसमें उसको अधिकार नहीं है। अब सामान्य विनिमय पर शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकती ऐसा कहा गया और 10% के प्रति वर्ष के दर से जो शुल्क लिया गया उसमें ब्याज के साथ इसको वापस करने का आदेश दे दिया गया। अर्थात राज्य ने जो भी शुल्क वसूल किया था उस पर 10% प्रति वर्ष के हिसाब से ब्याज के साथ इसको वापस करने का निर्देश जो दे दिया वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया। अब जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया तो फिर यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया और सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील की गई और यह कहा गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला है उसके खिलाफ उससे यह पक्ष सहमत नहीं था और इसमें फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी गई। और साथ ही साथ इतना ही नहीं हुआ, 2007 में इस मामले को अदालत के इस मामले को एक बड़ी पीठ को हस्तांतरित किया गया और 2010 में यह मामला 9 न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया जिसमें अभी सुनवाई जारी है। अब देखिए इसमें जो स्टेट है उसका क्या कहना है, राज्यों का भी अपना तर्क है, राज्य क्या कहते हैं। तो देखिए यूपी राज्य का तर्क है, यूपी राज्य की तरफ से जो वकील हैं वो तर्क दे रहे हैं, क्या तर्क दे रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। इनका ये कहना है कि जो राज्य सूची की प्रविष्टि 8 है उसमें नशीली शराब, जो जिस नशीली शराब की बात की जा रही है उसका दायरा व्यापक है। इस नशीली शराब के अंतर्गत शराब युक्त सभी तरल पदार्थ इसमें शामिल हैं। इसमें सिर्फ उन बातों को ही, नशीली शराब का मतलब केवल ड्रिंकेबल जो अल्कोहल है वो नहीं है, बल्कि इसकी व्यापकता को समझाने की यहां कोशिश की गई और ये कहा गया कि शराब युक्त अर्थात जिस चीज में भी शराब है वो सभी तरल पदार्थ इसमें सम्मिलित हैं। और यह भी बताया गया कि जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने से पहले उत्पाद शुल्क जो कानून थे उन उत्पाद शुल्क कानूनों में अर्थात एक्साइज ड्यूटी के संबंध में जो कानून बनाए गए थे उसमें शराब, स्पिरिट और नशा इन तीनों बातों का उल्लेख था। तो इसका मतलब कि स्पिरिट भी उसमें शामिल था। तो इन सारी बातों के दायरे को व्यापकता से यहां पर राज्य के द्वारा तर्क के माध्यम से उसको स्पष्ट करने की कोशिश की गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि जो संघ सूची की प्रविष्टि 52 है उसके तहत संघ की जो शक्ति है उसमें तैयार उत्पाद जितने हैं अर्थात जो डीनेचुरेशन प्रोसेस के बाद जो भी इंडस्ट्रियल अल्कोहल है उस पर नियंत्रण शामिल नहीं है। कहने का मतलब अगर किसी भी चीज में प्रोसेसिंग कर दी गई है अल्कोहल में तो वो इस प्रक्रिया में शामिल नहीं, उस पर केंद्र को शक्ति नहीं है। साथ ही समवर्ती सूची को कहा गया कि प्रविष्टि 33 के तहत इस मामले को समवर्ती सूची कवर करेगी। अब समवर्ती सूची में राज्य और केंद्र दोनों का अधिकार होता है। तो यहां पर देखिए कब राज्य को होगा कब केंद्र को होगा। तो यहां कहा गया कि जब IDRA की धारा 18G के तहत औद्योगिक अल्कोहल का जब विनियमन होगा तो उस पर विशेष नियंत्रण केंद्र को तभी दिया जाएगा जब इस संबंध में इस आशय का कोई भी आदेश जारी करना होगा केंद्र को। जब तक इस आशय का कोई आदेश जारी नहीं होता है तब तक ऐसे बिना आदेश के जो नियंत्रण होगा वो राज्यों के पास होगा।
साथ ही यह भी कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट का पहले निर्णय है उस निर्णय में यह बात स्पष्ट की गई कि कहीं भी राज्य केवल केंद्र के उपांग के रूप में न रह जाए। ऐसा न हो कि हमेशा राज्यों की अवहेलना देखी जाए और यह माना जाए कि वो केंद्र के उप अंग हैं। हमेशा केंद्र उनकी शक्तियों के साथ छेड़छाड़ न करे, इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अपने पहले के कुछ निर्णयों में स्पष्ट किया है। साथ ही यह भी एक दृष्टिकोण विकसित करने की बात की गई है कि अदालत अपने निर्णयों में इस प्रकार का दृष्टिकोण या ऐसी व्याख्या शामिल न करें जिसमें भी कहीं से यह लगे कि राज्य की शक्ति को किसी भी प्रकार से कमजोर किया जा रहा है। तो ये बातें, ये कुछ तर्क हैं जो वर्तमान सुनवाई में राज्यों के द्वारा दिए जा रहे हैं और इन तर्कों के बाद 9 अप्रैल को क्या निर्णय होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये पूरा का पूरा मामला यही था। इससे पहले कि हम परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ चलें, आपको बता दें कि यूपी पीसीएस फाउंडेशन बैच सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रीलिम्स मेंस का बैच है। ये इसकी ऑनलाइन क्लास में आप एडमिशन अगर चाहते हैं तो एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। कक्षाएं 29 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। 9311406441 पर आप कॉल करके इससे संबंधित कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अंत में अभ्यास प्रश्न आपके सामने है जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में आपको देना है कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित हैं। ऑप्शन है ए 8वीं, बी 7वीं, सी 5वीं या इनमें से कोई नहीं। हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है आप सटीक और सही जवाब देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।